Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the organization structure and culture, that is chapter number 3 of project management. And these are the objective of today's chapter. And the first objective is to identify different project management structures and understand their strengths and weaknesses. तो इसमें हम डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे, जिस तरह है प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मिक्स स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो किस तरह से उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है. Distinguish three different types of meta structures and understand their strengths and weaknesses. Understand organizational and project considerations that should be considered in choosing appropriate project management structure. फिर उसमें ऑर्गेनाइजेशंस की या कंसिडरेशंस क्या होनी चाहिए जब वो प्रोजेक्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर को चूज करते हैं. Appropriate the significant role of organizational culture plays in managing projects. फिर उसके बाद क्या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का क्या रोल होता है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, उसके अंदर है interpret the culture of organization. उसके बाद है understand the interaction between project management structure and the culture of organization. तो जिस तरह से different organizations का culture होता है, जिस तरह country का culture है, इसी तरह से organization का culture होता है. तो project जो management है उसमें culture और project management का क्या interaction है, क्या role होता है. सबसे पहले है जी challenges to organizing the project. चूंकि ये डेफिनेशन में है कि जो प्रोजेक्ट होता है वो यूनिक एंड शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं रिलेटिव टू द ऑनगोइंग लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज. एक तो ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज चल रही होती हैं, जो प्रोजेक्ट नहीं होती, एक तो वो होती हैं. इसके अलावा एक यूनिक और शॉर्ट ड्यूरेशन जो है वो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, इसलिए उनका वो यूनिक होते हैं और उनका जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट होता है, टाइमलाइन जो है वो शॉर्ट होती है, इसलिए वो चैलेंजिंग होते हैं. द मल्टीडिसिप्लिनरी एंड क्रॉस फंक्शनल नेचर ऑफ प्रोजेक्ट क्रिएट्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डायलेमास. जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल है, उसमें डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आके काम कर रहे हैं, बट इस तरह के जो स्ट्रक्चर है जहाँ से डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग आके काम करते हैं, वहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के इश्यूज हो सकते हैं. उसके बाद है चूजिंग एन अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर. तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, जो बेस्ट हो, बेस्ट सिस्टम बैलेंसेस द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट विद द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड को प्रोजेक्ट की नीड के साथ लिंक करता हो. बात वही आ जाती है जो प्रीवियस चैप्टर हमने डिस्कस किया था स्ट्रेटजी वाला, कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मिशन है, जो विजन है, वो और ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन है या प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं उनमें आपस में अलाइनमेंट होनी चाहिए. ऑर्गेनाइजिंग प्रोजेक्ट्स, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है. डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर delegated to respective functional units. Coordination is maintained through normal management channels used when the interest of one functional area dominates a project or one functional area has dominant interest in the प्रोजेक्ट सक्सेस. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, जिस तरह आमतौर पे हमारे यहाँ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनके फंक्शंस की बेस पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो वहाँ से जो लोगों को हम हायर करते हैं या सिलेक्ट करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, ये एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है. जिस तरह ये फिगर नंबर 3.1 जो है वो शो कर रही है. फॉर एग्जांपल एक जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, डेल्टा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है. इसमें प्रेसिडेंट है, देन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर उसके अंदर मार्केटिंग वाले आ जाते हैं, इंजीनियरिंग वाले आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले आ जाते हैं. उसके बाद फिर आगे उनकी डिवीजन हो जाती है. तो जब हम डिफरेंट फंक्शन से लोगों को उठा के किसी प्रोजेक्ट के ऊपर लगाते हैं तो वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं. एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है ये. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स. एडवांटेजेस क्या हैं जी? नो स्ट्रक्चरल चेंज. तो प्रॉपर कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आती, चूंकि हम लोग डिफरेंट फंक्शन से लेके डिफरेंट डिपार्टमेंट से लेके आते हैं.
फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इन डेप्थ एक्सपर्टीज होती है, क्योंकि ऑलरेडी लोग डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे होते हैं, तो उनके पास एक्सपर्टीज होते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, इजी पोस्ट प्रोजेक्ट ट्रांजिशन। जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो आप उन एम्प्लॉयज़ को या उन लोगों को दोबारा से उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे भेज सकते हैं, तो ये इशू नहीं रहेगा एम्प्लॉयमेंट का, या आप एम्प्लॉय को उनको लोकेट कहाँ पे करें, ये वाला इशू खत्म हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? लैक ऑफ फोकस। इसमें ये इशू आ सकता है क्योंकि लोग ऑलरेडी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे होते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स या ड्यूटीज दी जाती हैं, तो लैक ऑफ फोकस हो सकता है, पोअर इंटीग्रेशन हो सकता है, स्लो नेस आ सकती है, आपके जो काम है वो स्लो हो सकता है। उसके बाद लैक ऑफ ओनरशिप हो सकती है, चूंकि लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि उस काम की जो प्रोजेक्ट के अंदर उनको जो टास्क दिया गया है उसको ओन ना करें। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग प्रोजेक्ट्स इन डेडिकेटेड टीम्स। इसके अलावा फिर जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो डेडिकेटेड टीम्स का है कि डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डेडिकेटेड टीम्स बना देती हैं जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं। जिस तरह हम एग्जांपल्स लेते हैं, नासा के अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ते हैं, एप्पल जो है वो उसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं, डेडिकेटेड टीम्स क्रिएट कर दी जाती हैं। वो फुल टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर फुल टाइम काम करते हैं, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को रन करते हैं। टीम्स ऑपरेट एज अ सेपरेट यूनिट अंडर द लीडरशिप ऑफ फुल टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर। In a projectized organization, where projects are the dominant from the business, functional departments are responsible for providing support for its teams. डेडिकेटेड टीम्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर उसके अंदर मार्केटिंग, इंजीनियरिंग और इस तरह के लोग आ जाते हैं। तो प्रोजेक्ट में क्या हुआ, ये अलग से डेडिकेटेड टीम हो गई। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेन जो प्रेसिडेंट है उसके अंदर काम कर रही है, लेकिन ये एक अलग से डेडिकेटेड टीम है, ये डिफरेंट फंक्शंस में से उठाए हुए लोग नहीं है। डेडिकेटेड टीम्स की एडवांटेजेस हैं जी, सिंपल, चूंकि अलग से एक डेडिकेटेड टीम है, क्रिएट हुई हुई है, उन्होंने प्रोजेक्ट का ही काम करना है। फास्ट, कोहेसिव और क्रॉस कल्चरल इंटीग्रेशन इसमें होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? एक्सपेंसिव हो सकता है, चूंकि आप परमानेंट टीम एक क्रिएट करके रखते हैं जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, तो उनकी सैलरी, उनका सारा जो डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं उनके एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोवाइड करती है, तो इस लिहाज से ये एक्सपेंसिव हो सकती है। उसके बाद है जी इंटरनल स्ट्राइफ, लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज हो सकती है, चूंकि वो डिफरेंट फंक्शंस में या डिफरेंट एरियाज में उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उनकी जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की, डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की एक्सपर्टीज लिमिटेड हो सकती है। डिफ़िकल्ट पोस्ट प्रोजेक्ट ट्रांजिशन, ये इसमें बड़ा इशू होता है। फॉर एग्जांपल जब एक प्रोजेक्ट था तो लोग काम कर रहे थे, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट नहीं है, तो उसमें फिर उन एम्प्लॉय को कौन सा काम किया जाए, कौन सा उनको कहाँ पे खपाया जाए, ये वाला इशू आ सकता है। उसके बाद है प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो थर्ड एक स्ट्रक्चर है, वो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जिसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनती ही प्रोजेक्ट्स के लिए है, वो करती ही प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल इंजीनियरिंग सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें मार्केटिंग वाले हैं, एचआर वाले हैं, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, लीगल वाले हैं। उसके बाद अदर प्रोजेक्ट्स, ये सारे जो है प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस तरह का हो सकता है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोजेक्ट्स, उसके बाद है मैट्रिक स्ट्रक्चर। हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या मैट्रिक्स इज ओवरलैड ऑन द नॉर्मल फंक्शनल स्ट्रक्चर्स, टू चेन्स ऑफ कमांड, फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट। तो इसमें जो है मिक्स्ड, इसको स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं या मैट्रिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ये फंक्शनल का और जो है प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन उनका मिक्स हो सकता है। तो इसमें कुछ जो लोग हैं वो प्रोजेक्ट के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, कुछ लोग फंक्शनल एरिया के हो सकते हैं। प्रोजेक्ट पार्टिसिपेंट्स रिपोर्ट साइमल्टेनियसली टू बोथ फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स। तो लोग जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर भी काम कर रहे हैं,
वो जो है फंक्शनल मैनेजर के नीचे भी काम कर रहे हैं तो दोनों को रिपोर्ट करेंगे. Metric structure optimizes the use of resources. It allows for participation on multiple projects while performing the normal functional duties. ये एक बेनिफिट हो सकता है. उसके अलावा achieves a greater integration of expertise and project requirement. तो इस तरह से डिफरेंट एक्सपीरियंस के डिफरेंट एक्सपर्टीज के लोग हो सकते हैं तो प्रोजेक्ट जो टीम है उनमें ज़्यादा एक्सपर्टीज हो सकती है. ये एग्जांपल या फिगर हो सकती है मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन की. यहाँ पे आप देखते हैं कि डिफरेंट एरिया से जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे एक टीम है. उसके बाद डिज़ाइन वाले हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाले हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले हैं. तो ये मिक्स होता है स्ट्रक्चर. विजन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड फंक्शनल मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी. प्रोजेक्ट मैनेजर, व्हाट हैज टू बी डन. It will decide by project manager when should the task be done. It will decide by project manager how much money is available. ये project manager का काम हो सकता है. How well has the total project has been done. तो ये evaluation भी करना project manager का काम होता है. Negotiated issues. इसमें निगोशिएटेड इश्यूज कौन से हो सकते हैं जिन्होंने फंक्शनल मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर से आपस में नेगोशिएशन करनी है. हु विल डू द टास्क, वेयर विल द टास्क बी डन, कहाँ पे होना है काम, व्हाई विल द टास्क बी डन, इज द टास्क सेटिस्फैक्टरली कंप्लीटेड. ये सारी एवेल्युएशन, ये नेगोशिएटेड इश्यूज हो सकते हैं. फंक्शनल मैनेजर, हाउ वेल इट बी डन, हाउ वेल द प्रोजेक्ट इन्वॉल्वमेंट इम्पैक्ट नॉर्मल फंक्शनल एक्टिविटीज. फिर जो प्रोजेक्ट के अंदर लोग जाके काम करेंगे तो नॉर्मल एक्टिविटीज पे क्या फर्क पड़ेगा या असर होगा, ये एवेलुएट करेगा फंक्शनल मैनेजर. हाउ वेल हैज द फंक्शनल इनपुट बीन इंटीग्रेटेड. तो ये सारी चीजें जो है फंक्शनल मैनेजर करेगा. डिफरेंट मैट्रिक्स फॉर्म्स. अब जो मैट्रिक्स हैं उसके डिफरेंट जो है वो फॉर्म्स हैं इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी. वीक फॉर्म, द अथॉरिटी ऑफ द फंक्शनल मैनेजर predominates and the project manager has indirect authority. तो इसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके पास इनडायरेक्ट अथॉरिटी होगी और फंक्शनल मैनेजर होगा वो इसमें प्रीडोमिनेट करेगा. उसके बाद बैलेंस फॉर्म है. बैलेंस्ड फॉर्म के अंदर द प्रोजेक्ट मैनेजर सेट्स द ओवरऑल प्लान. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओवर जो मैनेजमेंट मैनेजर है वो ओवरऑल प्लान बनाएगा, किसने करना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है. एंड द फंक्शनल मैनेजर डिटरमिन्स हाउ वर्क टू बी डन. और जो फंक्शनल मैनेजर है वो परफॉर्मेंस जो है वो प्रोजेक्ट की वो एवेलुएट करेगा. स्ट्रॉन्ग फॉर्म, project manager has broader control and functional department acts as a subcontractors to the project. स्ट्रॉन्ग फॉर्म के अंदर क्या होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो ब्रॉडर कंट्रोल रखेगा और जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ के मैनेजर्स जो हैं वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह काम करेंगे. मैट्रिक स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं. मैट्रिक स्ट्रक्चर इट इज एफिशिएंट. ये एफिशिएंट हो सकता है क्योंकि कुछ जो काम है या रिलेटेड काम है वो प्रोजेक्ट मैनेजर देख रहा है और एवेल्युएशन वगैरह जो है वो फंक्शनल मैनेजर कर रहा है. स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट फोकस, फिर इसमें फोकस जो है वो उसमें लैकनेस नहीं हो सकती. इजी पोस्ट प्रोजेक्ट ट्रांजिशन, इसमें चूंकि लोग जो ज़्यादातर वो फंक्शनल एरिया से आके काम कर रहे होते हैं जहाँ पे वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो ट्रांजिशन का इशू नहीं होगा और फ्लेक्सिबिलिटी होती है. और डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट, क्योंकि कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शनल मैनेजर के पास होती है, कुछ जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होती है, तो इसमें जो है वो कन्फ्लिक्ट आ सकता है. इन फाइटिंग, तो इसमें यही हो सकता है कि आपस में पावर की और अथॉरिटी की जो है वो फाइटिंग वगैरह चलती रहे. उसके बाद है स्ट्रेसफुल हो सकता है, दो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, दो लोगों के पास अथॉरिटी है तो उसमें काम जो है वो स्लोअर भी हो सकते हैं. उसके बाद है जी ये आप लोग इसको देख लीजिएगा, व्हाट इज द राइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर. आप लोग क्या देखते हैं, किन बेसिस के ऊपर आप ये कहते हैं. फॉर एग्जांपल कि फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो बेटर हो सकता है, डेडिकेटेड टीम्स जो है वो बेटर हो सकता है, प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन जो वाला स्ट्रक्चर है वो बेहतर हो सकता है. व्हाट अबाउट द मैट्रिक स्ट्रक्चर. तो इसमें आपकी क्या राय है.
ये डिस्कशन क्वेश्चन है। उसके बाद है चूजिंग द अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के जो स्ट्रक्चर हमने देखे हैं, अब बेहतर कौन सा चूज करें या किन चीज़ों के ऊपर हम किन चीज़ों को कंसीडर करते हुए बेहतर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चूज कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, हाउ इम्पोर्टेंट इज द प्रोजेक्ट टू द फर्म सक्सेस। अब जिस तरह हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि प्रोजेक्ट जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है या प्रोजेक्ट की नेचर क्या है, जिस तरह हमने मस्ट डू प्रोजेक्ट, कंप्लायंस प्रोजेक्ट और जो स्ट्रेटजिकल इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, तो सबसे पहले तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि वो प्रोजेक्ट फर्म के लिए कि या फर्म की सक्सेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बट परसेंटेज ऑफ कोर वर्क इन्वॉल्व्स इन द प्रोजेक्ट। फिर जो प्रोजेक्ट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का कोर वर्क कितना इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेलीकॉम का उसका मेन काम है, और वो काम है जी हमने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक अपनी सर्विसेज पहुंचानी है। तो अब जो प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च करना है या चूज करना है, उसमें उनका कोर वर्क कितना आता है। what level of resources required are available, इसमें फिर ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज कितने रिक्वायर्ड होंगे। तो ये सारी चीजें डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा स्ट्रक्चर चूज करेंगे या यूज करेंगे। प्रोजेक्ट कंसिडरेशंस, नंबर एक, साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। नोवेलिटी एंड नीड फॉर इनोवेशन, अगर कोई इनोवेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह हम एप्पल की एग्जांपल देते हैं कि वो इनोवेशन लेके आते हैं और वो इनोवेशन के थ्रू मार्केट जो है वो कैप्चर करते हैं, तो ये डिपेंड करता है। नीड फॉर इंटीग्रेशन, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व, फिर उसमें कितने डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। इन्वायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी, फिर उसमें नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस क्या हो सकते हैं। बजट एंड टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, फिर उस प्रोजेक्ट के लिए बजट कितना अवेलेबल है, टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स कितने हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रिसोर्स रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है सेट करने में हेल्प करती है। उसके बाद है कल्चर। जिस तरह हम देखते हैं कि हर जगह पे या हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर कंट्री का, हर रीजन का अपना कल्चर होता है, इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है, और वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या जो प्रोजेक्ट हम करते हैं उस पे भी जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। कल्चर होता क्या है? अ सिस्टम ऑफ शेयर्ड नॉर्म्स, बिलीव्स, वैल्यूज एंड assumptions which bind people together, thereby creating shared meanings। सही है? The personality of the organization that sets it apart from other organizations। Personality को भी culture कहते हैं। It provides a sense of identity to its members। तो ये एक identification provide करती है कि I am part of फला फला organization, I am part of Unilever, I am part of PIA, इस तरह से। It helps the legitimize management system of the organization, clarifies and reinforces standards of behavior। हॉफस्टेड फ्रेमवर्क जो है वो हमें गाइड करता है डिफरेंट डायमेंशंस, कल्चर के डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में। सबसे पहले पावर डिस्टेंस है। पावर डिस्टेंस क्या है? द एक्सटेंट टू विच अ सोसाइटी एक्सेप्ट्स द पावर इन इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। तो किसी सोसाइटी के अंदर या किसी कंट्री के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस तरह ये इमेज शो कर रहा है कि कुछ कल्चर्स के अंदर पावर जो है वो एक ही बंदे के पास है या लोगों में अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, और कहीं पे पावर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। लो डिस्टेंस में क्या होगा? रिलेटिवली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हाई डिस्टेंस में क्या है? एक्सट्रीमली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है कलेक्टिविज्म और इंडिविजुअलिज्म। कलेक्टिविज्म में क्या है? A tight social framework in which people expect others in group of which they are a part to look after them and protect them। ये कलेक्टिविज्म है। आपको अपने मेजर डिसीजन करने होते हैं तो आप एक अपनी जो फैमिली है या सोसाइटी है उन लोगों पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और आपकी जो कल्चरल नॉर्म्स होती हैं, पैटर्न होती हैं, आप एज अ ग्रुप के अंदर जो है वो बिहेव कर रहे होते हैं। जबकि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज को देखें तो वहाँ पे ज़्यादातर इंडिविजुअलिज्म है। वहाँ पे लोग अपनी मर्जी से अपने डिसीजन करते हैं। जॉब
हो गई या डिफरेंट डिसीजंस हो गए। इंडिविजुअलिज्म क्या होती है? द डिग्री टू विच पीपल प्रेफर टू एक्ट एज इंडिविजुअल्स रेदर देन अ मेंबर ऑफ ग्रुप, यानी कि लोग अपने जो डिसीजंस हैं वो एज इंडिविजुअल ले सकते हैं। उसके बाद मैस्कुलिनिटी है और फेमिनिनिटी है। मैस्कुलिनिटी साइड्स ऑफ द masculinity side of the dimension represents a preference in society for achievement, heroism, assertiveness in material reward for success. Society at large is a more competitive. Its opposite is femininity, stands for a preference for cooperation, modesty, caring for weak, and quality of life. Society at large is a more consensus oriented. इसकी different examples हो सकती हैं. In feminine societies, they share modest and caring views equally with men. Or masculine societies, women are somewhat confident and competitive, but notably less than men. In other words, they still recognize a gap between male and female. तो इस तरह से ये मेल और फीमेल या जेंडर की बेस पे जो हम फर्क करते हैं या फर्क होता है, वो उसमें इसकी एग्जांपल्स हो सकती है मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की। उसके बाद है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। कुछ कल्चर्स हैं वो अनसर्टेनिटी को अवॉइड करते हैं, उसके लिए डिफरेंट प्लानिंग्स करते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें करते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ है, हम अनसर्टेनिटी को इतना स्टडी नहीं करते और उसको अवॉइड करने के लिए भी ऐसे कोई प्लानिंग नहीं करते। The extent to which a society feels threatened by uncertain and ambiguous situation and tries to avoid them. तो ये भी एक कल्चर की डायमेंशन है कि एक कल्चर के अंदर लोग अनसर्टेनिटी को कितना अवॉइड करते हैं और कितना उसको लिवरेज देते हैं। उसके बाद है लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, अ नेशनल कल्चर एट्रीब्यूट दैट एम्फसाइजेस द फ्यूचर थ्रिफ्ट एंड परसिस्टेंस। अगर एक कल्चर जो है वो लॉन्ग टर्म फोकस है, उसका लॉन्ग टर्म चीज़ों की प्लानिंग करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, अ नेशनल कल्चर एट्रीब्यूट द एम्फसिस the past and present, respect for tradition and fulfilling the social obligation. लॉन्ग टर्म में एम्फेसिस ऑन परसिस्टेंस और शॉर्ट टर्म में क्या एम्फेसिस होता है? क्विक रिजल्ट्स। तो ये डिफरेंस हो सकता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कल्चरल ओरिएंटेशंस में। कैरेक्टरिस्टिक्स used to capture these essence of organization culture, इसमें मेंबर आइडेंटिटी है, टीम एम्फेसिस है, मैनेजमेंट फोकस है, यूनिट इंटीग्रेशन, कंट्रोल, रिस्क टॉलरेंस, रिवार्ड क्राइटेरिया, कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेंस, मीन वर्सेस ओरिएंटेशंस और ओपन सिस्टम फोकस। ये सारी चीजें जो है ये कल्चर से ड्रिवन होती हैं। इसको एक बार आपने पढ़ लेना है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। अब की डायमेंशंस डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स, ये जो हमने अभी 8-10 पॉइंट देखे हैं, इनकी बेस पे हम ये जज करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का कल्चर है। फॉर एग्जांपल जॉब ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मेंबर की आइडेंटिटी क्या है? वो अपने आप को जॉब से आइडेंटिफाई करता है या ऑर्गेनाइजेशन से आइडेंटिफाई करता है? उसके बाद उस इंडिविजुअल का फोकस क्या है? वो एज इंडिविजुअल बिहेव करना पसंद करता है या ग्रुप के अंदर करता है? इस तरह से मैनेजमेंट फोकस, उसका मैनेजमेंट का फोकस टास्क है या पीपल है? पीपल के अंदर रिलेशनशिप हो जाएगा। उसके बाद है यूनिट इंटीग्रेशन, इंडिपेंडेंट है या इंटरडिपेंडेंट है? तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये 10 पॉइंट हमें गाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का कल्चर है। आइडेंटिफाइंग कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं? स्टडी द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, रीड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जर्व हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, कैसे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं। इंटरप्रेट स्टोरीज एंड मिथ्स सराउंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम जो है वो कल्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिस तरह से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, बिहेवियर है, ठीक है। तो इस तरह से फ्लोक्लोयर है, इसमें स्टोरीज आ जाती हैं, हीरोनेस आ जाती है, ये सारी चीजें हैं। तो ये हमें गाइड करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का कल्चर है। Implications of organizational culture for organization or organizing projects. Challenges for project managers in navigating organizational culture, interacting with the organization, interacting with the culture and subcultures
ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर लोग उसके अंदर इंटरेक्ट कैसे करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर हो सकता है, फिर सब कल्चर्स भी हो सकते हैं। जैसा हमारे मुल्क के अंदर हमारा एक नेशनल कल्चर है और सब कल्चर्स हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के। इंटरेक्टिंग विद द प्रोजेक्ट्स क्लाइंट्स उन कंज्यूम और कस्टमर ऑर्गेनाइजेशंस, फिर ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रोजेक्ट के क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं उनके साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है। इंटरेक्टिंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्टिंग कनेक्टेड टू द प्रोजेक्ट। अब कल्चरल डायमेंशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिव टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से जो कल्चर किस तरह का हो सकता है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल मेंबर आइडेंटिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होनी चाहिए, टीम एम्फेसिस ग्रुप के साथ होना चाहिए या ग्रुप पे होना चाहिए। पीपल जो फोकस है वो पीपल पे या रिलेशनशिप पे होना चाहिए। यूनिट इंटीग्रेशन जो है ये इंटरडिपेंडेंट होनी चाहिए। कंट्रोल में लूज होना चाहिए। रिस्क टॉलरेंस हाई होना चाहिए। रिवार्ड रिवार्ड क्राइटेरिया परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए। कन्फ्लिक्ट टॉलरेंस जो है ये हाई होना चाहिए। मीन्स एंड एंड्स ओरिएंटेशन ये तकरीबन एवरेज होनी चाहिए। और इंटरनल एक्सटर्नल में एक्सटर्नल फोकस ज़्यादा होना चाहिए ओपन सिस्टम का। उसके बाद है जी मैकेनिज्म फॉर सस्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को सस्टेन कैसे किया जा सकता है। मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर फॉर्म्स फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। तो एक प्रॉपर फॉर्मल जो है वो प्रिंसिपल स्टेटमेंट होनी चाहिए। टॉप मैनेजमेंट का बिहेवियर क्या है, टॉप मैनेजमेंट कल्चर को बनाने में और कल्चर को अप्लाई करने में उसका बिहेवियर कैसा है। फिर रिएक्शंस टू ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस, फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस है तो उसमें कैसे रिएक्शन होता है। उसके बाद एलोकेशन ऑफ रिवार्ड्स एंड स्टेटस ऑफ एलोकेशन ऑफ रिवार्ड्स स्टेटस या स्टेटस और रिवार्ड को कैसे एलोकेट किया जाता है। इसके अलावा स्टोरीज हो सकती है, सिंबल्स हो सकती है। इसका इम्पैक्ट होता है रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज हु फिट द कल्चर। फिर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनता है। फिर उसके बाद है रिमूवल ऑफ एम्प्लॉयज हु डेविएट फ्रॉम द कल्चर। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनता है, उसको सस्टेन किया जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर organizing projects, network organizations, an alliance of several organizations for the purpose of creating products and services। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का हब भी हो सकता है या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का नेटवर्क हो सकता है जो किसी प्रोजेक्ट को रन कर रहा हो। जिस तरह से आजकल कोविड-19 चल रहा है तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशंस के लोग मिलकर प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। जिस तरह से डिफरेंट वैक्सीन के ऊपर काम हो रहा है। A hub are core firm with strong core competencies, outsources key activities to collaborate cluster of satellite organizations। तो इस तरह की different examples हो सकती है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क फॉर्म, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। कॉस्ट रिडक्शन हो सकती है। हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, चूंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से लोग आ रहे हैं तो एक्सपर्टीज हाई हो सकती है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रेकडाउन्स, तो इसमें कोऑर्डिनेशन का इशू हो सकता है। लेस कंट्रोल और कन्फ्लिक्ट आ सकता है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। ये हमारा चैप्टर था ऑर्गेनाइजेशन कल्चर स्ट्रक्चर एंड कल्चर। ये आप लोग देख लीजिएगा। इसमें अगर कोई इशू है तो वो आप लोग क्वेश्चन जो है वो ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू इसमें डिस्कस कर सकते हैं।